This is NDTV, and you're watching Classics. नमस्कार, सफारी इंडिया में आपका स्वागत है। ये वो कार्यक्रम है जो आपको भारत के जंगलों और जानवरों के नजदीक ले जाता है। इस बार के कार्यक्रम में हम आपको दो बिल्कुल अलग और अनोखे जगहों से पहचान कराएंगे। एक है भारत की पूर्वी तरफ पश्चिम बंगाल का सुंदरबन, जहाँ पे रॉयल बंगाल टाइगर पाया जाता है। फिर हम आपको ले जाएंगे भारत के पश्चिमी ओर गुजरात का रण, जहाँ पर एशियन वाइल्ड आर्ट्स देखने को मिलेगा। तो चलिए हमारे साथ इस सफर पर। नदियों और द्वीपों की दुनिया, हर तरफ लहराता पानी या फिर हरे भरे लंबे विशाल पेड़ जिनकी जड़ें आसमान की तरफ बढ़ती हैं। ये है सुंदरवन की तिलिस्मी दुनिया। ये दुनिया बनती है मैंग्रोव के इन पेड़ों से जो इस जंगल में 10,000 वर्ग किलोमीटर तक फैले हुए हैं, भारत और बांग्लादेश की सरहद मिटाते हुए। ये है दुनिया के सबसे बड़े मैंग्रोव के जंगल। और एक खेल इन जंगलों के साथ खेलता रहता है ज्वार भाटा। द्वीप अक्सर घटते बढ़ते रहते हैं। ज्वार आया तो सिकुड़ गए, भाटे में पसर गए। इस दुर्गम इलाके में पाए जाते हैं मशहूर रॉयल बंगाल टाइगर, दुनिया के सबसे खतरनाक माने जाने वाले बाघ। बाघों के साथ साथ इन जंगलों के बाहरी इलाकों में 40 लाख गांव वाले भी अपना गुजारा करते हैं। सुंदरवन बनता है 3 बड़ी नदियों से, गंगा, ब्रह्मपुत्र और मेघना। बंगाल की खाड़ी में दाखिल होने से पहले इन नदियों की रफ्तार बहुत धीमी हो जाती है और वे छोटी छोटी नदियों में बट जाती हैं। इन्हीं के बीच बनता है सुंदरवन नाम का डेल्टा। सुंदरवन की इन नदियों में घूमते हुए हमें इस इलाके की सुंदरता और अनोखेपन का एहसास तो हो गया है, लेकिन सुंदरवन के मैंग्रोव जंगल पश्चिम बंगाल के लिए बहुत ही अहम है। ये मैंग्रोव के जंगल कोलकाता और बाकी इलाकों को समुद्री तूफानों और आंधियों से बचाते हैं। जब भी बंगाल की खाड़ी में कोई तूफान आता है तो ये मैंग्रोव के जंगल उसे समोह लेते हैं और बाकी इलाके सुरक्षित रह पाते हैं। ये वन सुंदर होने की वजह से भी सुंदर वन है और सुंदरी नाम के पेड़ों से भी। ये पेड़ मैंग्रोव की ही प्रजाति है। मैंग्रोव तटों पर ही उगते हैं, उस खारे पानी में जहाँ दूसरा कोई पेड़ नहीं लगता। मैंग्रोव की जड़ें नमक को पानी से अलग करती हैं, इसलिए खारा पानी में ये खूब फैलते हैं। ये जड़ें भी 2 तरह की होती हैं, कुछ पूरी ताकत से धरती को पकड़े रहती हैं और कुछ सांस लेने के लिए आसमान की तरफ बढ़ती हैं। लेकिन सुंदरवन की शोहरत इसके रॉयल बंगाल बाघों की वजह से है। सुंदरवन इज आल्सो द ओनली फॉरेस्ट इन द वर्ल्ड हैविंग टाइगर एज इट्स। सुंदरवन दुनिया का अकेला मैंग्रोव जंगल है जहां पर बाघ का प्राकृतिक आवास है। सुंदरवन के लगभग 45% भाग में पानी है जो कि खारा है। यहाँ के बाघ इसी खारे पानी में रहते हैं और यही पानी पीते भी हैं, जो कि अपने आप में एक असाधारण बात है। Sundarban tigers drink saline water, which is also unique to them. Now, Sundarban is also one of the सुंदरवन दुनिया के सबसे अनोखे जंगलों में से एक है। पेड़ पौधों और तरह तरह के जानवरों के लिहाज से ये काफी भरा पूरा है। यहाँ जंगली फल फूल की 84 प्रजातियाँ और जीव जंतुओं की करीब 1,500 प्रजातियाँ हैं। यहाँ दुनिया के किसी भी जंगल से ज्यादा सूक्ष्म जीव जंतु हैं। मछलियों के प्रजनन के लिहाज से भी ये अद्भुत है। Another importance of Sundarban is that it acts as a fish nursery. It is a production center, natural production center of fish. दुनिया भर में फैली हैं इन बाघों की कहानियाँ और घटते बढ़ते सुंदरवन और उसके खारे पानी ने इन बाघों को कुछ अलग सा बना भी डाला है। ये हिरणों के अलावा केकड़े, कछुए और मछली भी खाने लगे हैं और खारा पानी भी पीते हैं। आमतौर पर माना जाता है कि ये आदमखोर भी होते हैं, शायद इसलिए कि खारा पानी इन्हें खून के खारेपन की तरफ ले जाता है। हालांकि ये अब तक एक ख्याल ही है, लेकिन ये बाघ अपने इलाके से बाहर शिकार ढूंढने कम ही जाते हैं।
In fact, it is extremely unfortunate. I feel very sad whenever people call tiger or the Bengal tiger Sundarban as man-eaters. It is one of the, most, raw injustice. मुझे बुरा लगता है जब सुनता हूँ कि बाघ आदमखोर होते जा रहे हैं, लेकिन सुंदरबन के बाघ अलग हैं। मैं दावे से कह सकता हूँ कि पिछले 10 साल में यहाँ से कोई भी बाघ न तो गाँव में गया न ही किसी को मारा, चाहे जिस कारण से भी हो। अगर वो कभी गाँव में गए भी तो कुत्तों या बकरियों को ही मारा। आमतौर पर वो गांव वालों से घिर जाते हैं और किसी गाय के रहने की जगह में छिप जाते हैं। वो लोगों से बहुत डरते हैं। जब आदमी इनके इलाके में घुसता है तो इन्हें काफी दिक्कतें होती हैं। ऐसे में सिर्फ आदमी नहीं, जो भी इनके रास्ते में आता है उसे ये मार डालते हैं। Tell you with conviction that during the last few years, at least a decade or so, we have no document or proof to show that a tiger had come out of the Sundarban forest, entered a village and tried to kill a human being or tried to eat a human being. It never happens. In all cases we found that once it came out of the forest, either by chance or whatever be the motive, either it went for a small prey like dogs or goats or something like that, or it got trapped by the villagers and entered into and took shelter in a cow shed, and it was extremely fearful of human beings. It never attacks somebody unless there is a provocation. Some villagers will try to injure it, kill it, then only out of self-defense will try to charge back, and in the process may injure some persons. But there is no instance where it had tried to kill somebody surreptitiously, entering into a village at night and trying to catch hold of human beings. It never happened. So there is no reason that we should call a tiger a man-eater. On the other hand, what happens when man enters into its territory, that the core area of the Sundarban Tiger Project, say for example, where nobody is allowed to enter, where things are still more difficult, the terrain is more hostile. When man enters into the territory, for the tiger, it is not the man particularly, any living thing, any eatable thing is its prey base, part of the prey base. And for a tiger, it is a wild animal, it acts on its instinct and intuition. So when it is trying to catch its prey, it will definitely look for the easiest prey. Man is perhaps the easiest prey in a very hostile area. लेकिन लोगों के अनुभव कुछ और हैं। उनकी राय में बाघ जब हमला करता है तो कोई मौका नहीं देता। মাছ ধরতে গিয়েছিলাম অনেক নদী দিয়ে গাঁল দিয়ে বেয়ে সরাসরি গিয়ে ঢুকেছিলাম চাঁদখালির ভিতরে, বড় চাঁদখালিতে। চাঁদখালির ভিতরে গিয়ে ডাইনে একটা বড় খাল আছে। मैं नाव पर अपने भाई के साथ मछलियां पकड़ने निकला था। मुझे कुछ भी पता नहीं चला, तभी लगा जैसे पीछे से किसी ने हम पर हमला किया है। ये एक बाघ था जो तैरकर नाव पर आ गया था। मैं खुशकिस्मत था कि अपने भाई की मदद से उससे लड़ पाया। इस शेर ने गर्दन पर मुझे घायल भी किया। লাফ দিয়ে পড়েছে নৌকা, আমি তখন গুণি মেরেছিলাম। সরাসরি এসে আমার ঘাড়ে লাফ দিয়ে পড়ায়। বাবা ছিল আমার বাম পাশে, বাবার সঙ্গে সঙ্গে বাঘটাকে আঘাত করলো। বাবার হাতে কিন্তু কোনো অস্ত্রপাতি কিছু ছিল না। বাবার হাতটা সরাসরি এমনভাবে ধাক্কা দিয়েছে, বাবার ডাইন হাতটা বাঘের গালের ভিতর ঢুকে গেছে, বাম হাত দিয়ে মাথা চুল ধরেছে। सुंदरवन के इस रहस्य और डर ने लोगों को वन बीवी की शरण में पहुंचा दिया है। जंगल की देवी जगह जगह इनके मंदिर दिख जाते हैं। लोग यहाँ मानते हैं कि देवी उन्हें बाघों से बचाती है, लेकिन फिर भी सुंदरवन पैदल नहीं घूमा जा सकता। सैलानी लॉन्च से आते जाते हैं और उनके उतरने के लिए कैंप बने हुए हैं, वॉच टावर भी। एक भाटे ने हमें एक द्वीप में उतरने का मौका दिया, लेकिन गार्ड के बिना नहीं। पैर कीचड़ में धंस रहे थे, पास में बाघ के पंजे के निशान देखकर थोड़ी घबराहट भी हो रही थी। यहाँ दिखा एक अनोखा जीव, मड स्किपर। देखने में मछली जैसा, लेकिन ये सिर्फ पानी में नहीं रहते, जमीन पर भी रहते हैं। जब ज्वार भाटा आता है तो अपने पीछे ढेर सारा कीचड़ छोड़ जाता है। ये उसी कीचड़ में से निकलते हैं। अपनी पूंछ की मदद से ये इधर उधर कूदते हैं। ये कभी कभी मैंग्रोव पेड़ की जड़ों पर भी चढ़ जाते हैं, लेकिन पानी से ये ज्यादा देर तक दूर नहीं रह सकते, नहीं तो धूप इन्हें बिल्कुल सुखा देगी। ये तटों को साफ रखने का काम करते हैं।
आगे हमें कछुए के निशान मिले। यहाँ मादा कछुआ रात को अंडे देने के लिए तट पर आई होगी। वन विभाग ने उसका घोंसला ढूंढ लिया और उस पर निशान लगा दिया। अब इसे सुरक्षित रखा जाएगा। जंगल के अंदर भी जगह जगह वन विभाग ने मीठे पानी की छोटी छोटी झीलें बनाई हैं, जहाँ जानवर आकर पानी पी सकते हैं। सुंदरबन के कुछ द्वीप बिल्कुल समुद्र के बगल में हैं, इसलिए उनके चारों तरफ सिर्फ खारा पानी मिलता है। तो यहाँ पे इस द्वीप पे जो जानवर रहते हैं उनके लिए वन विभाग ने इस तरह के तालाब बनाए हैं, जिससे जानवरों को मीठा पानी मिल सके। सुंदरबन में मगरमच्छ भी हैं। कुछ साल पहले शिकार की वजह से उनकी संख्या कम हो गई थी, इसलिए वन विभाग ने उनकी तादाद बढ़ाने के लिए उनकी ब्रीडिंग का इंतजाम किया। बाद में इन्हें सुंदरवन में जगह जगह पर छोड़ दिया गया और अब उनकी संख्या यहाँ ठीक ठाक मानी जाती है। पर्यावरण से जुड़े नए सरोकारों का असर सुंदरवन के वन विभाग पर भी दिखाई पड़ता है। इन वनों के आसपास बसे 1000 गांव में 100 तो बिल्कुल संरक्षित इलाके को छूते हैं। वन विभाग की कोशिश जानवरों और मनुष्य दोनों को सुरक्षित और एक दूसरे से दूर रखने की है। जंगल जाकर मछली पकड़ने या लकड़ी काटने की मजबूरी से निजात दिलाने के लिए वन विभाग ने यहाँ कई योजनाएं शुरू की हैं। खेती के लिए नहरें बनाई गई हैं, गांव वालों को जानवर दिए गए हैं और तालाब में मछलियां डाली गई हैं। আমার যখন 1994 সালের আগে আমাদের এখানে মানুষ জঙ্গলে पहले हम जंगलों में जाते थे। गांव वाले अक्सर हिरन और कभी-कभी बाघों को मार देते थे। मछलियां भी पकड़ने जाते थे क्योंकि हमारे पास कोई और चारा नहीं था। लेकिन अब इस जॉइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट प्रोग्राम के तहत हम यहाँ सब्जियों की खेती कर पा रहे हैं। साफ पानी मिलने लगा है तो मछलियां भी पाल सकते हैं और भी दूसरे काम कर रहे हैं। अब 90% से ज्यादा लोगों ने जंगल जाना बंद कर दिया है। এবং রোড ট্রানজিশন করার ফলে মানুষ অনেকটা সচেতন হয়েছে এবং জঙ্গলে আদৌ আর কাজ করতে যায় না। 90% মানুষ জঙ্গলে যায় না। अगर कोई बाघ कभी कभार गांव में दाखिल हो भी जाता है तो वन विभाग की पहली कोशिश उसे भगाने की होती है या फिर पकड़कर जंगल में वापस भेजने की। वन विभाग को भी अब गांव वालों से काफी मदद मिलती है। अगर कोई तस्कर सुंदरबन आता है तो उसे सबसे पहले किसी गांव में रुकना पड़ता है। जब वो गांव में रुकता है तो गांव के लोग वन अधिकारियों को उसके बारे में बता देते हैं। तस्करी रोकने के लिए मजबूत सूचना तंत्र सबसे महत्वपूर्ण है। सुंदरबन में हमने देखा है कि कैसे वन विभाग ने गांव के लोगों को फॉरेस्ट प्रोटेक्शन कमिटीज और इको डेवलपमेंट प्रोग्राम्स में शामिल किया है और शायद यही सही रास्ता है। अगर वन विभाग कामयाब होना चाहता है तो वे अपना काम सिर्फ जंगल की सुरक्षा तक सीमित नहीं रख सकते, बल्कि उन्हें जंगल के पास के बसे लोगों के हित में भी काम करना जरूरी है। सुंदरवन उन बहुत कम जंगलों में रह गए हैं जहां जानवर काफी सुरक्षित हैं और बड़ी तादाद में हैं। यहाँ हिरण, जंगली सुअर, जंगली बिल्ली, कई तरह के पक्षी, कछुए, डॉल्फिन, शार्क सब हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि इन जंगलों पर कोई खतरा नहीं है। अंधाधुंध मछली पकड़ना, जंगलों की कटाई, झींगा फार्मिंग की वजह से होने वाला प्रदूषण और नदियों से बहकर आती हुई पास के शहरों की गंदगी, समुद्री जहाजों का तैलीय कचरा, ये सब वो खतरे हैं जो जंगल को खोखला बना रहे हैं। इसी से अंदेशा होता है कि सुंदरवन कहीं महाराष्ट्र और उड़ीसा वाली हालत में न पहुंच जाए, जहां मैंग्रोव जंगल पहले ही खत्म होते जा रहे हैं और इस वजह से समुद्री तूफान तटों को पार करके भीतरी इलाकों में पहुंच जाता है। ये जंगल हमारे लिए एक और बड़ा काम करते हैं। वे दक्षिण एशिया में फैलता कार्बन डाइऑक्साइड को अपने में समो लेते हैं। इससे ग्लोबल वार्मिंग यानी तापमान का बढ़ना कुछ कम होता है।